और आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जो आपको सामने ये प्रदर्शित करेगी कि आज अगर कुछ अच्छी आदतें डालनी हो तो डॉक्टर भी अलग अलग तरीके इख्तियार करते हैं। एक डॉक्टर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो इंडोनेशिया के हैं और ये सफाई का महत्व बताना चाहते हैं अपने तमाम मरीजों को, उसके साथ साथ लोगों तक इस संदेश को पहुंचाना चाहते हैं। ये वीडियो वायरल किया गया है जिसमें तमाम डॉक्टर्स डांस कर रहे हैं और डांस के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने आसपास पूरे माहौल को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, खुद कैसे स्वच्छ रह सकते हैं। ये वीडियो बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है और खास करके डॉक्टर्स को अपनी पूरी पोशाक में इस तरह से नृत्य करते देख लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नृत्य के जरिए डॉक्टर्स वो संदेश आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। और आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कश्मीर में बस उन्माद ही उन्माद है, जहां कुछ उन्मादी और भटके हुए लोग स्कूली छात्राओं को तिरंगा फहराने पर इतने नाराज हो गए कि उन लोगों ने खुद ही अपने स्कूल में आग लगा दी। उनके हाथों में पाकिस्तान के झंडे थे और ये छात्र नफरत भरी नजरों से उन लोगों को देख रहे थे जिन्होंने अपने ही स्कूल में भारत का तिरंगा फहराया और उसके बाद स्कूल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। जो तस्वीरें आप देखेंगे वो प्रदर्शित करती हैं कि कैसे चंद लोग कश्मीर में न सिर्फ नफरत के बीज बो रहे हैं बल्कि ये कुछ भटके नौजवान पाकिस्तान का झंडा लेकर ये प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान से वो कितना जुदा होना चाहते हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं अलग है। जिस तिरंगे को हम सलाम करते हैं ये उसी तिरंगे के दुश्मन हैं। जिस तिरंगे पर हम जान छिड़कते हैं ये उसी तिरंगे के दुश्मन हैं। कश्मीर का अनंतनाग घाटी का वो इलाका जहां कट्टरपंथी विचारधारा और आतंक का जहर बढ़ता जा रहा है और इसी जहर को अपने अंदर समेटे इस स्कूल के छात्रों ने पूरे स्कूल के अंदर आग लगा दी। दरअसल स्कूल में एक खेल समारोह था जिसका आगाज तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान के साथ हुआ। अपने देश का ही झंडा नफरत के इन सौदागरों को नागवार गुजरा और ये पूरे स्कूल में आगजनी करने लगे। इनके चेहरे देखिए, हर किसी ने स्कूल की वर्दी पहन रखी है। किसी की भी उम्र 15 या 16 साल से ज्यादा नहीं लग रही, लेकिन करतूतें देखेंगे तो जुबान से निकल ही जाएगा कि इन छात्रों और आतंकियों में क्या फर्क है। जिस मिट्टी में पैदा हुए, जिस मिट्टी का खाकर पले बढ़े, उसी मिट्टी से इतनी नफरत। ये आतंक नहीं तो और क्या है। तिरंगा फहराना नागवार गुजरा, लेकिन जब आग लगाई तो पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया। दो तस्वीरों में छात्र हाथों में पाकिस्तानी झंडा लेकर उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल का फर्नीचर तोड़ा गया, आग लगाई गई और हालात इतने बेकाबू हो गए कि आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। यह पहली बार नहीं है जब कश्मीर में स्कूली छात्रों ने यूं देश विरोधी घटिया करतूतों को अंजाम दिया हो। इससे पहले भी अनंतनाग और श्रीनगर में भी स्कूली छात्र सुरक्षा बलों पर पथराव करते नजर आ चुके हैं और ये हालात बताने के लिए काफी हैं कि कश्मीर की नई पीढ़ी भी पाकिस्तान के जहर से अछूती नहीं रह गई है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां एक तरफ ये तस्वीरें प्रदर्शित करती हैं कि चंद लोग किस तरह से कश्मीर में कश्मीरियत का ही गला घोट रहे हैं, कैसे वो हिंदुस्तान से नफरत के बीज बो रहे हैं, वहीं आपको दिखाते हैं कि हमारे देश के एक बहादुर बेटी ने जब असलियत बयां करने की कोशिश की कि फौज में अगर कश्मीरी महिलाएं शामिल होती हैं, लड़कियां शामिल होती हैं तो ये कितनी गर्व की बात है, तो उसे ट्रोल किया गया। ट्रोल ही नहीं किया गया, उसके बारे में तमाम तरह के अपशब्द लिखे गए। समझ में ये नहीं आता कि आखिरकार हम अपने देश में अपनी आज़ादी को लेकर इतने दबे कुचले क्यों होते हैं। आखिरकार जब कोई व्यक्ति आवाज़ उठाता है तो देशभक्त बेटी या देशभक्त बेटे के पीछे लोग हाथ धोकर क्यों पड़ जाते हैं। और खास करके कश्मीर के ये कुछ चुने हुए तथाकथित तौर पर इंटरनेट के गुंडे, क्या इनके पास ये अधिकार है कि किसी तरह से ये भारत के समर्थन में कही जाने वाली बातों का इस तरह का विरोध करें, और अगर नहीं तो इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई क्यों नहीं होती। Girls, please come forward. This is what... ये बेटी दरअसल एक एनसीसी कैडेट है और कुछ दिनों पहले इसने सोशल मीडिया पर एक मैसेज दिया था जिसमें इस बेटी ने आज़ादी के सही मायने समझाए थे। As you all are very well aware about the prevailing situations that are taking place in Srinagar, in many south parts of the Kashmir Valley.
So I request all the parents, all the children to please not to go towards the bad things about protesting, stone pelting, and about putting out slogans for this Azadi and all. Other Azadi is nothing. If you want Azadi, it's here. Life is about here. It is the Indian Army that is going to bring you life and nothing else. बस इस बेटी का इतना कहना था कि सोशल मीडिया पर इसे ट्रोल किया जाने लगा। इस कैडेट को भद्दी गालियां दी गई और इसे कुछ लोगों ने कश्मीर का दुश्मन तक करार दे दिया। लेकिन हकीकत ये है कि असल में कश्मीर की फिक्र ऐसे ही कश्मीरियों को है और इस जज्बे को अब सियासतदान भी सलाम कर रहे हैं। She is representing the people, the youth, who believe in peace, who want development, who are for their future, and they believe that their future is in the largest democracy of India, and there is a huge scope for them. And that NCC cadet definitely she has spoken the mind of the people of Kashmir, especially the young people of the country. कश्मीर के दुश्मन लाख नापाक इरादे पाल लें, लेकिन जब तक कश्मीर और हिंदुस्तान के ऐसे बहादुर जिंदा हैं, तब तक कश्मीर पर टेढ़ी निगाह रखने वालों के इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंटरनेट के ये गुंडे सिर्फ कश्मीर की आज़ादी को लेकर लोगों को ट्रोल नहीं करते, बल्कि उन लोगों को भी ट्रोल करते हैं, उन लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, उनके ऊपर अपनी गुंडागर्दी का एहसास दिलाने की पुरजोर कोशिश करते हैं, जो किसी भी तरह से समाज की कुरीति पर अपनी बात को सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऐतिहासिक फैसला दिया जिसने समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति को सिरे से खारिज किया। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, जहां एक सांस में 3 तलाक देकर महिलाओं के ऊपर जुल्म किया जाता था, उस पर उसका स्वागत जब क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने किया तो इंटरनेट के यही गुंडे, यही मवाली मोहम्मद कैफ के पीछे पड़ गए और इन लोगों ने मोहम्मद कैफ के बारे में न जाने क्या क्या लिख डाला। समझ में यह नहीं आता, ये कुछ एक लोग जो संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित हैं, वो लोगों को डराने धमकाने का कैसा जाल रचते हैं। जरा देखिए कितने घिनौने हैं ये इंटरनेट के गुंडे। ट्रिपल तलाक को अवैध करार दे दिया गया है। मुस्लिम महिलाओं के लिए ईद का दिन है, कटमुल्लाओं के लिए मुहर्रम का दिन है, वो शौक मना रहे हैं। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो देश में मुस्लिम महिलाओं को सदियों पुरानी इस प्रथा से आजादी मिल गई। आम से लेकर खास सबने इस फैसले की तारीफ की और तारीफ करने वाले लोगों में एक नाम था पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का। कैफ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया, इसका मैं स्वागत करता हूँ। इस फैसले से मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित होंगी, इस न्याय की बहुत जरूरत थी। कैफ का इतना कहना भर था कि अचानक सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी सोच वाले लोगों की जमात जागी और कैफ को ट्रोल किया जाने लगा। एक यूजर ने लिखा, कैफ क्या तुम कुरान को चुनौती दे रहे हो? तो एक और ने लिखा, ये क्रिकेट नहीं है कैफ, जो मर्जी कह दिया, अगर कुछ पता नहीं है तो उसके बारे में मत बोलो। एक जनाब लिखते हैं, कैफ आप किसे खुश करने के लिए ऐसे ट्वीट करते हैं। कट्टरपंथियों की सोच संकीर्ण होती है, जो ऐसे ट्वीट्स के जरिए साफ भी हो गई। इन कट्टरपंथियों के लिए अपने कटु विचार ही सब कुछ होते हैं। इंसानियत और न्याय शायद इनकी समझ से परे होते हैं और कैफ की ट्रोलिंग के बाद एक बार फिर जाहिर हो गई कि कट्टरपंथ आधी अधूरी जानकारी और उन्मादी ख्यालात का ही नतीजा होता है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो आपको ये सोचने को मजबूर कर देगी कि आखिरकार यूनिवर्सिटी में छात्र और छात्राएं जाते किस लिए हैं। हम सब ये मानते हैं कि यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए जाते हैं ताकि वहाँ पर एक माहौल मिल सके, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई कर वो अपने दिमाग को खोल सकें और नई तरक्कियों के साथ आगे निकले। अब भोपाल के माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता, जी हाँ, राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की बात देख लीजिए। यहाँ पर यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ाई के साथ साथ गौ सेवा कराई जाएगी। यहाँ पर प्रशासन ने तय किया है कि नए कैंपस के साथ साथ लैब होंगे, क्लासरूम्स होंगे, गौशाला भी होगी और वहाँ पर गाय रखी जाएंगी और मीडिया की पढ़ाई करने वाले तमाम छात्रों को गौ सेवा भी सिखाई जाएगी। अब कोई ज़रा ये बता दे कि आखिरकार पढ़ाई लिखाई का गौ सेवा से क्या संबंध है, लेकिन शायद कुछ न कुछ तो होगा ही। यूनिवर्सिटी में गौशाला सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन भोपाल के माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय का इरादा कुछ ऐसा ही है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में एक गौशाला भी बनाई जाएगी। एकेडमिक, लाइब्रेरी, हॉस्टल,
गार्डन और ऑडिटोरियम, बहुत सारी सुविधाएं वहाँ। गौशाला की लगभग 2 एकड़ में जमीन है और वो देखेंगे, अभी प्रस्तावित है। दलील दी जा रही है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में गाय पालने से छात्रों को शुद्ध दूध, दही और घी मिल सकेगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि शुद्ध खाना क्या सिर्फ कैंपस में गौशाला चलाकर ही हासिल किया जा सकता है? जब यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने ये सवाल रखे गए तो हजारों साल पुरानी विरासत का हवाला दिया गया। पूर्व की परंपराएं जो रही हैं, नालंदा वगैरह जो रही हैं, वहाँ ये सब प्रकार की चीजें थी। लेकिन जो नए विश्वविद्यालय कंसेप्ट आए हैं उनमें ये चीजें आज नहीं दिखाई दे रही, इसलिए ये नया लगता है आपको। लेकिन नए प्रयोग प्रयोग तो करने पड़ेंगे, इसलिए ये नया प्रयोग है, निश्चित नया प्रयोग। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और सरकार कई बार स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य करने जैसे प्रस्तावों को लेकर विवादों का सामना कर चुकी है। इसी वजह से विरोधी दोबारा गौशाला को सरकार से जोड़ रहे हैं। गौशाला यूनिवर्सिटी कैंपस में खोले, ये एक बिल्कुल अजीब बात है। आज देश के अंदर चूंकि ऐसी सरकार है कि जो गाय के बदले इंसानों को मरवा देती है, इसलिए वाइस चांसलर ने भी सोचा होगा कि शायद ऐसा करने से उसका और कुछ प्रमोशन हो जाएगा, कोई बड़ी जगह चला जाएगा। साइको फैंसी देश को बर्बाद कर देगी। हालांकि यूनिवर्सिटी कैंपस में गौशाला खोलने का विचार अब तक प्रस्ताव में ही सीमित है, लेकिन अगर यह हकीकत में तब्दील हुआ तो यकीनन सियासी हलकों में कई सवाल उठेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, कम से कम अगर इस यूनिवर्सिटी में मीडिया के छात्र पढ़कर निकलेंगे तो उन्हें कम से कम गाय के ऊपर लेख लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए बात करते हैं देश के सबसे बड़े वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की, जिसके नाम को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उसके 21 से ज़्यादा उपनाम हैं। इतना ही नहीं बल्कि ये भी माना जा रहा है कि उसके 3 पते हैं जो कि भारत सरकार सबके सामने रख चुकी है और ब्रिटिश ट्रेजरी डिपार्टमेंट की फहरिस्तों में जो प्रबंधित फहरिस्तों की लिस्ट है उसमें भी इसका नाम आ चुका है। तमाम बातें अपनी जगह है, लेकिन दाऊद इब्राहिम ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान में बड़े मौज के साथ रह रहा है। अब्दुल शेख, अब्दुल अजीज, शेख मोहम्मद इस्माइल, बड़ा सेठ, हाजी, नाम अलग अलग हैं लेकिन पहचान एक ही है, भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम। दाऊद सालों से पाकिस्तान समेत दुनिया भर की एजेंसियों से छिपता भाग रहा है और अब दाऊद पर ब्रिटेन ने शिकंजा कसा है। ब्रिटेन के ट्रेजरी विभाग ने आर्थिक प्रतिबंधों की नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में दाऊद के 3 ठिकानों और उसके 21 नामों को शामिल किया गया है। दाऊद के जिन 3 ठिकानों का जिक्र इस फहरिस्त में किया गया है वो हैं मकान नंबर 37, स्ट्रीट नंबर 30, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, कराची। दूसरा पता कराची के नूराबाद में एक बंगले का है और तीसरा पता है व्हाइट हाउस, सऊदी मस्जिद के नजदीक, कराची। मतलब साफ है कि पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद आज अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को भी दाऊद के पाकिस्तान में होने की पूरी खबर है। टीम न्यूज़ नेशन। तो बस 12 घंटे का इंतजार और उसके बाद गणपति बप्पा पहुंच जाएंगे हम सबों के घर में, क्योंकि देश के कोने कोने में विघ्नहर्ता की गूंज सुनाई देने लगेगी। चाहे आप मुंबई की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, देश के किसी भी कोने की बात करें, गणपति बप्पा का आशीर्वाद पाने के लिए आम हिंदुस्तानी बड़ा उत्साहित है। गणपति बप्पा मोरिया। बप्पा को घर लाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 25 अगस्त को लोगों के घरों के साथ साथ मुंबई के बड़े बड़े पंडालों में विघ्नहर्ता विराजमान हो जाएंगे। महाराष्ट्र में लोग बप्पा के स्वागत में जुट गए। सबसे भव्य नजारा माया नगरी मुंबई में होगा। शहर के गणपति उत्सव की तैयारियां जोरों पर है और लाल बाग के राजा की मूर्ति की साज सज्जा शुरू हो गई है। जिस लाल बाग के राजा की ख्याति न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी है और जिन्हें देखने के लिए विदेशों से लोग खींचे चले आते हैं, आज उस लाल बाग के राजा के दर्शन हम आपको बेहद करीब से कराने जा रहे हैं। हम इस वक्त लाल बाग के राजा के पंडाल में हैं, उनके दरबार में उनका ये दर्शन हम आपको बेहद करीब से करा रहे हैं। दरअसल ये वही भव्य मूर्ति है जिसमें इस साल लोग लाल बाग के राजा को देखेंगे। तकरीबन 15 फुट ऊंची इस मूर्ति को जितनी भव्यता से सजाया गया है, जो रंग सज्जा है, जो रूप सज्जा है, वो अपने आप में देखते बन रही है। 1934 से इस परंपरा को निभाया जा रहा है और बीते 84 सालों में लाल बाग के राजा अपनी मूर्ति की भव्यता की वजह से काफ़ी जाने जाते हैं। मुंबई के कोने कोने में गणपति के पंडाल सजने लगे हैं और हर पंडाल की अपनी खूबी है। सबसे खास बात ये कि इस साल भी अलग अलग थीम पर पंडाल बने हैं।
चेंबूर का सह्याद्री क्रीड़ा मंडल मुंबई के सबसे फेमस गणेश मंडलों में से एक है और इस बार इसकी थीम है जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। मुंबई के सबसे फेमस सह्याद्री मंडल में मौजूद है और यहाँ पर किस तरह की तैयारी चल रही है ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो धरती और किस तरह से आसपास जो ग्रह हैं वो दिखाया जा रहा है। इसके अलावा जो है उसके आगे हम दिखाते हैं, ये जो है यहाँ पर बैल दिखाया जा रहा है। साथ ही बैल के ठीक बगल में जो है वो आपको यहाँ पर किसान भी दिखाई देगा। इस मंडल की खासियत ये है कि यहाँ पर हर साल एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो रखा जाता है ताकि भक्तों को यहाँ से कुछ सीखने मिले और इसी तरह की कोशिश में इस बार आप देख सकते हैं यहाँ पर जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान इस कॉन्सेप्ट को जो है वो दर्शाया गया है। बस अब मुंबईकरों के साथ साथ देश के लोगों को भी बाप्पा के घर पधारने का इंतजार है। उम्मीद ये कि विघ्नहर्ता उनके सारे कष्टों को दूर करेंगे और देश में खुशहाली लाएंगे। मुंबई से विकास श्रीवास्तव और पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। बन रही हमारे साथ, तुरंत आप साथ हैं और फिर आपको दिखाएंगे डांस करने पर जेल हो सकती है, सावधान रहिएगा।